हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी के बारे में अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत चैप्टर जो हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था सारणी टेबुलेशन के बारे में अध्ययन किया था कि सारणी किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए, सारणी कैसी होनी चाहिए, इसका आकार कैसा होता है, रूप कैसा होता है, इसमें कौन कौन से भाग दिए हुए होते हैं, यह सारणी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज की क्लास के अंतर्गत हम उसी अध्याय को आगे चलाते हुए अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें सारणियन के नियम। सभी विद्यार्थी अध्याय नंबर 8वां है, हेडिंग डाल लीजिए सारणियन के नियम। टॉपिक का नाम हमारा सारणियन के नियम। सारणियन के नियम के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। समझ में आ रहा है तो हमें बताइए कि साहब समझ में आ रहा है, कैसा आ रहा है, समझ में अच्छा आ रहा है और प्लस पॉइंट करने की आवश्यकता है, उसके बारे में आप बता सकते हो। चलो पूरा हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा सारणियन के नियम। तो सारणी बनाने के बाद, टेबुलेशन करने के बाद, अर्थात उसके मुख्य भाग बनाने के बाद सबसे प्रमुख काम हमारा क्या रह जाता है, सारणी। यानी सारणी जो बनाई जाएगी उन सारणी को बनाते समय में किन किन नियमों का पालन करना होगा। यानी आपने सारणी के मुख्य भाग तो बनाने सकते, समांतर में जो 8 भाग बताए गए थे, जो 11 भाग बताए गए थे, 8 भाग थे आंकड़ों के स्रोतों तक, 8 भागों में अध्ययन कर लिया था। तो 8 भाग बनाने के बाद अब आप उसका चरण क्या आता है कि आपने सारणी का निर्माण तो कर लिया, टेबुलेशन तो बना लिया। अब टेबुलेशन करने के बाद आप उसके नियमों को ध्यान रखना आवश्यक है। तो नियम ज्ञात होंगे तभी आप सारणी व्यवस्थित सही प्रकार से बना सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो सारणी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देख लीजिए। सारणी बनाते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब ये नियम कौन कौन से हैं, पहले सब सामान्य तौर पे 17-18 नियम बताए गए हैं, 12-13 नियम बताए गए हैं। तो ये जो 17-18 नियम बताए गए हैं कौन कौन से, पहले नियमों के नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कौन कौन से नियम हैं, सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से फिर अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पहला लिख लीजिए, सारणी की संख्या। नंबर 1, सारणी की संख्या व शीर्षक। चलो प्रत्येक बिंदु का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उससे ध्यान रहेगा। ये 19 बिंदु आप एक साथ लिखोगे तो आधा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। तो सारणी जब बनाने, अब टेबुलेशन जब आपने कर लिया है, टेबुलेशन कैसे किया आपको याद तो होगा ही। यहाँ मैं एक छोटा प्रारूप बना देता हूँ टेबुलेशन का ही। सारणी संख्या जो हम यहाँ लिखते थे, याद होगा आपसे विद्यार्थियों को, यहाँ सारणी का शीर्षक था हमारा, सारणी शीर्षक यहाँ पर आ ही गया था हमारा। ठीक है, हमने कॉलम बना दिए थे, सब विद्यार्थियों को याद होगा। है याद सब विद्यार्थियों को? चलो बहुत अच्छी बात है, याद है। तो नहीं है तो ये पुनः प्रारूप देख लेना। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसका डिवाइड कर दिया, इसके भाग बता दिए गए। 1 2 3 4 जितने भी आप भाग बनाना चाहो, जितने भाग उसके होंगे वो पुनः पूरे भाग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अंतिम जो कॉलम बनेगा हमारा टोटल का बनेगा, योग का, ये हमारा शीर्षक आ जाएंगे और इन खानों में उपशीर्षक आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी पंक्ति हो गई, ये तो आपको याद होगा ही।
उपशीर्षक, उपशीर्षक, ये भी उपशीर्षक और ये भी उपशीर्षक। ये सारणी का हमारा मुख्य भाग था ही, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर अनुशीर्षक आ जाते हैं, अनुशीर्षक। यहाँ भी क्या जाएगा बच्चों, अनुशीर्षक हो जाएगा जो भी इसका अनुशीर्षक होगा हमारा, जैसे पुरुष बांट दिया, स्त्री बांट दी, महिला बांट दी, जो भी। ये मुख्य भाग बन गया, ये तो ध्यान होगा आप लोगों को। ये हमारा मेन पार्ट हो गया सारणी का। यहाँ टोटल वाला कॉलम आ गया, योग हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों का योग क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा, समान आएगा, ठीक है। और अंतिम कॉलम पे यहाँ हमारी टिप्पणी थी, टिप्पणी के बाद यहाँ हमारे स्रोत थे, ये सारणी थी, यही थी हमारी सारणी का शीर्षक। यहाँ आ जाएगा, कहने का तात्पर्य ये सारणी संख्या है। इस प्रकार से टेबुलेशन किया गया था। टेबुलेशन आपसे मैंने छोटा प्रारूप बना दिया, एक मिनीचर बना दिया है। अब यहाँ समझ लीजिए सारणी की संख्या व शीर्षक। संख्या शीर्षक के बारे में क्या कहा गया है कि जब सारणी बनाई जाएगी तो शीर्षक या क्रमांक नंबर तो आप डालोगी, सारणी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, जो भी क्रमांक नंबर आपका चलता रहेगा। शीर्षक कैसा होना चाहिए, शीर्षक ज्यादा बड़ा भी नहीं हो और ज्यादा छोटा भी नहीं हो। कहने का तात्पर्य उचित शीर्षक हो कि कोई भी अन्य व्यक्ति उसे देखे, पढ़े तो एक बार पढ़ते ही देखते ही समझ जाए कि यह सारणी किसके लिए बनाई गई है। कहने का तात्पर्य जिन समंकों का टेबुलेशन किया गया है वे समंक किस उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए हैं, तो वही हमारा उसका शीर्षक, उसी प्रकार उसका शीर्षक का निर्धारण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य स्थान, क्षेत्र, जगह, कहाँ से लिए गए हैं आंकड़े, क्यों लिए गए हैं, इनको सबको बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। तो एक यहाँ छोटी सी एक लाइन लिख लीजिए, सारणी की संख्या के साथ, सारणी की संख्या के साथ सारणी का शीर्षक, शीर्षक अधिक बड़ा भी नहीं हो व अधिक छोटा भी नहीं हो, न तो अधिक बड़ा हो नहीं अधिक छोटा हो। कहने का तात्पर्य है अर्थात उचित शीर्षक होना चाहिए, उचित शीर्षक, उचित शीर्षक होना चाहिए। और जो आप शीर्षक का निर्धारण करोगे इस शीर्षक के अंतर्गत शीर्षक जो आपका होगा वह उचित होना चाहिए। जो अंक आप उसके अंदर लिख रहे हो, अंकों के माध्यम से, जैसे अंक ईयर ले दिया हमने, वर्ष 2023, 24, 22, 23, 21, 22, 24, 25, जो भी हमने यहाँ पर शीर्षक के अंतर्गत ईयर लिख रहे हैं, वो आंकड़े लिख रहे हैं या फिर संख्या मापन लिख रहे हैं कि साहब 1 लाख के अंतर्गत से आंकड़े दिए गए हैं, वे बिल्कुल व्यवस्थित होने चाहिए, यदि बड़े व छोटे नहीं होना चाहिए, हिसाब से होना चाहिए। समझ आ गया? ये हमारा हो गया सारणी की संख्या व शीर्षक। जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी, क्रमांक नंबर, शीर्षक जो यहाँ लिखा जाएगा। समझ आ गया बच्चों? ये शीर्षक, संख्या और शीर्षक, पहला बिंदु हो गया, पहला नियम ये हो गया हमारा, उचित शीर्षक होना चाहिए। दूसरा लिखिए सारणी का आकार, दूसरा बिंदु सारणी का आकार। सारणी का आकार कैसा होना चाहिए वो भी समझ लीजिए कि सारणी का जो आकार आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा बनाया जाएगा वह न तो बहुत अधिक बड़ा भी हो न अधिक छोटा हो। कहने का तात्पर्य है अधिक बड़ी या जटिल सारणी का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। आवश्यक यदि आपको लग रहा है कि आपके पास सूचनाएं बहुत अधिक मात्रा में है, सूचनाएं क्या है बच्चों, बहुत अधिक मात्रा में है, तो सारणियों का विभाजन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बच्चों? विभाजन। कहने का तात्पर्य एक से अधिक सारणियों का निर्माण कर देना चाहिए। लिख लीजिए इसमें भी एक लाइन, सारणी का आकार अधिक बड़ा व छोटा
नहीं होना चाहिए। यदि समंकों की संख्या अधिक है तो 2 या 3 सारणियों का निर्माण कर देना चाहिए। तो 2 या 3 सारणियों का निर्माण कर देना चाहिए। सारणियों का निर्माण कर देना चाहिए। ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर सारणी का आकार कैसा होना चाहिए बच्चों? न तो अधिक सारणी का आकार बड़ा हो और न अधिक छोटा हो, यानी आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता यदि आपको समंक अंक बहुत सारे डाटा बहुत सारे हैं तो आपको 2 या 3 सारणियों का निर्माण कर देना चाहिए। ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, सारणी का आकार। नंबर 3 लिखिए, उपशीर्षक। जो मैंने वहां बनाए भी थे, उपशीर्षक जब बनाए जाएंगे तो उपशीर्षक बनाते समय किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए वो भी ज्ञात होना चाहिए कि आप शीर्षक में क्या लिखना चाहते हो। कहने का तात्पर्य संख्याओं से संबंधित है। कैसे? उपशीर्षक के अंतर, जैसे हमने ये उपशीर्षक बना दिया बच्चों। अब वो जो यहाँ उपशीर्षक हमने ले दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर पुरुष। उपशीर्षक मैंने लिख दिया मान लो पुरुष, और यहाँ लिख दी मैंने महिला। तो पुरुष महिला के अंतर्गत मान लो संख्याएं बहुत अधिक बड़ी मात्रा में है। कैसे? वो भी देगा, अभी समझा देता हूँ उदाहरण के माध्यम से। अभी यहाँ समझा दूंगा ना। लिख लीजिए, उपशीर्षकों में इकाइयों की संख्या अधिक बड़ी होने पर उन्हें छोटा कर लेना चाहिए। अब छोटा कैसे करोगे? माना आपके पास, उदाहरण के तौर समझ लीजिए, उदाहरण माना मतलब उदाहरण के रूप में बताया गया है। मान लो आपके पास संख्याएं करोड़ों में हैं। माना संख्याएं मतलब अंक, ठीक है बच्चों, अंक बड़ी मात्रा में है और आपके पास उपशीर्षक का कॉलम छोटा है तो क्या है बच्चों? छोटा है तो उस इकाई को, तो अंकों को छोटे रूप में, छोटा रूप कैसे होगा वो देख लो। जैसे छोटे रूप में 1000 में, लाख में, करोड़ में आदि। लिखना चाहिए। देखो कैसे लिखना है, देखो उदाहरण एक और देख लीजिए। जैसे कि 1 करोड़, जैसे ये संख्याएं आपके पास है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 21 लाख 7,385। अब इतनी बड़ी जो अंकों की संख्या है, इस संख्या को लिखा जाना संभव नहीं है। तो आप इस संख्या को कैसे लिखोगे? इसका छोटा रूप कैसे होगा बच्चों? इसका छोटा रूप कैसे लिख दोगे? आप लिखोगे 1 करोड़ 21 लाख। बस काम खत्म आपका। जैसे 1.21 लाख,
ये लो, और भी छोटा रूप हो गया। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में लिखकर आप उपशीर्षकों में उस मापन को दर्शा सकते हो। समझ में आया? उसका रूप कैसा होगा? उसका रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। तीसरा बिंदु हो गया हमारा उपशीर्षक। चौथा बिंदु लिखिए, चौथा हमारा कॉलम आता है योग का। किसका आता है बच्चों? टोटल योग करना। अब योग जब आपने ऊपर यहाँ लिखा कि सारणी के आकार में सारणी की संख्या आदि को 2 या 3 सारणी बना लो। चलो हमने 2 या 3 सारणी बना ली। अब मानो आपके पास 2-3 सारणी बनाने के बावजूद भी आपके पास संख्याएं बहुत बड़ी मात्रा में है और आपने संख्याओं को छोटा करके भी लिख लिया है, तो इसका मापन कैसे पता लगे कि आपने जो कुल संख्या लिखी है वो सही है या गलत है? तो इसका मापन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? उन संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ तालिका में बताया कि जो यहाँ इधर वाला योग, इधर वाला योग, दोनों योग क्या आएंगे बच्चों? यहाँ पर इक्वल आएंगे। यदि मान लो आपके योग बराबर नहीं आ रहा है तो आपके समूहों के अंतर्गत क्या है बच्चों? मिस्टेक है, गलती पाई गई है। यदि कोई अंतर नहीं आ रहा है तो आपका माप टोटल बिल्कुल सही है, उसका मापन आप सरलतापूर्वक कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है संख्याओं का मापन करने के लिए उसका योगफल, उसका योग भी ज्ञात करना आवश्यक है। तो लिख लीजिए इसमें एक लाइन, छोटी सी लाइन कि संख्याओं का देखो सारणी को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसका योग ज्ञात करना आवश्यक है। यानी आपको सारणी आपके काम के लिए बनानी है, उपयोगी सिद्ध करनी है, तो उस सारणी का आपको योग अवश्य करना होगा। कुल मिला के बात यही आ जाती है यहाँ पर। बात समझ में आ गई बच्चों कि उसका योग और सारणी का उपयोग कब होगा? जब उसका टोटल पता लगेगा। कभी मान लो बाय मिस्टेक आपसे कोई पूछ ले कि इतनी आबादी है, इससे कुल संख्या है, पुरुष और महिलाओं से कुल संख्या कितनी है, तो आप जोड़ने थोड़ी बैठोगे उन अंकों को, आप सीधा आप योग के मतलब इतनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो आप उसको सरलतापूर्वक मापन कर सकते हो। इसलिए सारणी का उपयोग बनाने के लिए उन सारणी के समंकों का योग करना आवश्यक है। ये 4 बिंदु हो गए हमारे। 5वां लिखिए, 5वां बिंदु क्या है? विश्लेषण टिप्पणियां। 5वां बिंदु हमारा है विश्लेषण टिप्पणी। जो मैंने यहाँ दिए है टिप्पणी करना, कहने का तात्पर्य है जो यहाँ बनाया गया है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप सभी को? टिप्पणी, इसलिए टिप्पणी के अंदर मैंने बताया था पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत ही कि विश्लेषण टिप्पणी में क्या लिखा जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए या लिखे गए जो समंक हैं वो किसके लिए हैं, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मैंने मानचित्र के माध्यम से बताया था कि कोई मानचित्र बना रहे हो आप, तो मानचित्र के अंतर्गत जो बॉक्स बनाए गए हैं, जो कॉलम बनाए गए हैं, वो किस किस रूपों के हैं, पूर्व वाले क्लास में मैंने बताया भी था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये इतनी सी छोटी सी लाइन लिखनी है कि सारणी को पूर्ण बनाने के लिए सारणी के समंकों को पूर्ण बनाने के लिए उसकी टिप्पणी करना आवश्यक है, जिससे टिप्पणी करने से क्या होता है? जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि समंक क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कह दो, कहाँ कह दो, कहाँ से लिए गए हैं, किसके लिए कह दो, इत्यादि एक्सेट्रा। कहने का तात्पर्य इत्यादि बिंदुओं को स्पष्ट कर देते हैं विश्लेषण टिप्पणियां। ये हमारे 5 बिंदु 19 बिंदु है इसके।
ये 5 बिंदु पूरे हो गए। तो 5 बिंदु को लिख लेना, समझ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तालिका मैंने यहाँ बताई दी थी। अगला बिंदु हमारे स्रोतों से संबंधित चलेगा या कॉलम भी कह सकते हैं। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं साफ कर देता हूँ। अगला छठा बिंदु बारे में अध्ययन करते हैं। छठा बिंदु क्या बताया गया है? छठा बिंदु लिखिए नंबर 6 करके। कॉलम का गठन। छठे बिंदु का नाम क्या है बच्चों? कॉलमों का गठन। लीजिए नंबर 6, कॉलम गठन कह दो या निर्माण कह दो, ठीक है बच्चों, कुछ भी कह सकते हो आप। यहाँ कॉलम का गठन करना या कॉलम का निर्माण करना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कॉलम जो बनाए जाएंगे, ये जो आपके कॉलम बनाए गए हैं बच्चों देख लेना, उपशीर्षक के लिखकर आपने जो कॉलम बनाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आपने कॉलम बनाया गया है, कॉलमों का निर्माण किया है, इन कॉलमों का गठन किस प्रकार करना चाहिए? मैंने पूर्व वाले क्लास में बताया था, कॉलम का निर्माण इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि यदि आपको किन्हीं दो समंकों के मध्य में तुलना करनी हो तो वे दोनों कॉलम पास पास ही होने चाहिए, ताकि आप उनका तुलना भी आसानी से कर सको। तो यदि मान लो एक कॉलम आपने यहाँ बना दिया और दूसरा यहाँ बना दिया, तो दोनों को देखने में काफी दिक्कत आएगी। इसलिए जब जिनकी तुलना करनी हो उन समंकों के कॉलम बिल्कुल थोड़े से पास पास ही बनाने चाहिए, क्योंकि आप उनकी सरलता से तुलना कर सको। तो इसमें छोटी सी एक लाइन लिख लीजिए कि कॉलम का गठन इस प्रकार से करना चाहिए, कॉलम का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए कि उनका कि दो कॉलमों के समंकों में, ऐसे कर ले इसको, दो कॉलमों के समंकों में सरलता पूर्वक अंतर किया जा सके। ये हो गया, ठीक है बच्चों। यानी आपको दो कॉलमों के मध्य में अंतर ज्ञात करना है, दो समंकों के मध्य में अंतर निकालना है, तो आप उनके मध्य में सरलता से अंतर ज्ञात कर सके। ये हमारा छठा बिंदु हो गया। सातवां लिखिए सारणी का स्रोत, नंबर 7, सारणी स्रोत। यानी आपने सारणी का जो निर्माण तो कर दिया, तालिका में दिख रहा होगा, मैंने आपको तालिका बना के दिखा भी दी। ये तालिका है, ये स्रोत वाला बिंदु। अब इस स्रोत में क्या लिखा जाएगा? पूर्व मैंने बताया भी था। स्रोत के अंतर्गत ये तथ्य लिखे जाएंगे कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो समंक हैं, जो सूचनाएं हैं, वे किस उद्देश्य के लिए एकत्र की गई है और एकत्र जो की गई है वो कहाँ से की गई है। जैसे कई बार कोई आंकड़े आपको लेने होते हैं, तो आंकड़े कहाँ से लोगे? आंकड़े आपको सरकार के जनसंख्या संबंधी आंकड़े लेने हैं, तो वे आंकड़े सरकार के द्वारा की गई जनगणना से संबंधित तथ्यों से उठाओगे, या फिर किसी क्षेत्र से संबंधित हिसाब हमने फला या किसी निश्चित किताब के अंदर से हमने ये समंक वहां से एकत्र किए हैं। आई बार देखना, इकोनॉमिक्स वाली बुक्स के अंदर कई बार जब जहाँ तालिकाएं बनी होती है तो वहाँ पे स्रोत लिखे हुए होते हैं कि आपकी यहाँ पर जो किताब में जो समंक है, स्रोत प्रस्तुत किए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें भी एक लाइन लिख लीजिए, सारणी स्रोत में लिख लीजिए, सारणी स्रोत में समंक कहाँ से एकत्र किए गए हैं, उनकी सूचना लिखी होती है। यानी स्रोत के अंतर्गत जो समंक लिए गए हैं
वे समंक कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ से इकट्ठे किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी लिखी हुई होती है। ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, इससे आंकड़ों की शुद्धता का मापन हो जाता है। सूचना लिखी होती है जिससे आंकड़ों की शुद्धता का मापन ज्ञात हो जाता है। यानी आपने आंकड़े जो लिखे हैं, जो सूचनाएं लिखी है, उसकी शुद्धता का मापन हो जाएगा। आपने आगे द्वारा लिखे गए आंकड़े या प्रस्तुत किए गए आंकड़े व्यवस्थित है और वहां से लिए गए हैं। ये 7वां बिंदु हो गया। 8वां बिंदु लिखिए, खानों का आकार। नंबर 8, खानों का आकार। खानों का आकार जैसे कॉलम के लिए बताया गया था, उसी प्रकार जो बॉक्स बने हुए होंगे। पहली बात तो बॉक्स का जो निर्धारण होगा वह आपके पेज पर डिपेंड करता है। यानी आपने जो कागज लिया गया है उस पेपर की साइज कितनी है, उस साइज के अनुरूप ही खानों का निर्माण किया जाता है। इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए कि पेपर की साइज के अनुरूप ही खानों का निर्माण किया जाता है। तो लिख लीजिए, पेपर की साइज व समंकों के आधार पर ही खानों का निर्माण किया जाता है। यानी कह रहा पेपर की साइज जो होगी, साइज कुछ भी हो सकती है। आपकी A4 साइज का पेपर है, छोटा पेपर है, थोड़ा सा बड़ा पेपर है, उसके अनुसार। मैंने यहाँ 2 शब्द लिख लीजिए। 2 शब्द कौन से लिखे हैं वो देख लो। एक तो पेपर की साइज और दूसरा है समंक। समंक बड़े हैं तो खाने बड़े बन जाएंगे, समंक छोटे हैं तो छोटे खाने बन जाएंगे। पेपर आपका बड़ा है तो बड़े बड़े खानों के आधार पर निर्माण कर दिया जाएगा। पेपर छोटा है तो छोटे छोटे खाने बनाकर समंकों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो ये खानों के आकार के बारे में हो गया 8वां पॉइंट। अब आपने खानों का निर्माण भी कर लिया। ये निर्माण हो, ये आपके खाने कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो बन रहे हैं दिख रहा है, ये आपके खाने बन गए। तो खाना निर्माण करने से जितना बड़ा समंक होगा उतने समय इनकी इसकी गठन कर दिया जाएगा, निर्माण कर दिया जाएगा। 9वां बिंदु लिखिए। 9वां बिंदु क्या बताया गया है, रेखाएं। नंबर 9 पॉइंट, रेखाएं। आपने जो समंकों के अंतर्गत रेखाएं खींची है, ये जो रेखाएं खींची है, जैसे मैंने आपको यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है आपको डबल लाइन है। एक लाइन तो ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, उसी प्रकार एक लाइन ये आ रही और एक लाइन इसके पास से ये आ रही, एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई। ये इस प्रकार से तालिकाएं बनी हुई है, सूचनाएं बनी गई है, आपको दिख ही रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को कि ये इसी के बारे में समझाया गया है। क्या है तो वो देख लीजिए रेखाएं। तो कहने का तात्पर्य रेखाएं उचित व्यवस्थित होनी चाहिए। देख लीजिए, खानों का विभाजन यानी जो बंटवारा किया जाएगा, खानों का विभाजन मोटी रेखाओं के द्वारा, मोटी रेखाओं द्वारा व अन्य रेखाएं पतली रेखाओं के द्वारा, पतली रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जानी चाहिए, प्रदर्शित की जानी चाहिए। अब ये मोटी रेखाओं के द्वारा, पतली रेखाओं के द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अब ये मोटी रेखाएं
पतली रेखाएं क्यों खींची जाती है? श्रेणी आपकी जो बनाई गई, जो टेबुलेशन, जो तालिका क्या लगे? व्यवस्थित लगे, अच्छी लगे, सुंदर लिखे, उनमें विभाजन आराम से हो सके। जैसे यहाँ मोटी रेखा कर दी, यहाँ टोटल में कर दी, और इस भाग में ये मतलब ये जो मोटी रेखा ये मेन मुख्य बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी टोटल वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये टोटल वाला कॉलम ये है हमारा, यहाँ से प्रारंभ हो रहा तो इसको मोटा डार्कनेस कर दिया, इसमें यहाँ से प्रारंभ हो तो इसको डार्कनेस कर दिया, यहाँ से इसका भाग है तो ये, और यहाँ से है तो ये कर दिया। अब इसके अंतर्गत जो समंक लिखे जा रहे हैं, बीच के अंदर यहाँ हल्के लाइन है तो मतलब इसमें समंक लिखे जा रहे हैं, और जो डार्क लाइन के बाद आ रहा है उसमें कुछ मुख्य बात, प्रमुख बात लिखी जा रही है। जैसे योग हो गया, शीर्षक हो गए, पंक्ति हो गया, उपशीर्षक हो गए, अनुशीर्षक हो गए। तो ये रेखाओं का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। 10वां बिंदु लिखिए, महत्व के अनुसार मदों की व्यवस्था। महत्व के अनुसार मदों की व्यवस्था। आपके द्वारा जो समंक सारणी में लिखी गए हैं, जो सारणी में समंकों को प्रदर्शित किया गया है, वे समंकों के अंतर्गत लिखे हुए जो मद हैं वो महत्व के अनुसार उन्हें स्थान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जिन समंकों को लिखा है ऐसे समंकों को पहले लिखना चाहिए जो आपके लिए अधिक उपयोगी हैं। जिन समंकों का उपयोग बहुत कम हो रहा है या न के बराबर हो रहा है, उन समंकों को दूर और किसी भाग के अंतर्गत या और किसी भाग में लिखना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए कि अधिक महत्वपूर्ण मदों को पास मतलब नजदीक से लिया गया है। जो अधिक महत्वपूर्ण जो मद होगी उन्हें पास तथा कम महत्वपूर्ण मदों को बाद में लिखना चाहिए। पास तथा कम महत्वपूर्ण मदों को बाद में लिखना चाहिए। समझ में आ गई बात विद्यार्थियों को? जो महत्वपूर्ण मद है उस मद को तो पहले लिख दो, और जो महत्वपूर्ण मद जिसका मद का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है उसको बाद में लिख दो। जैसे हम आगे वाला जो अध्याय पढ़ेंगे 9वां अध्याय, उसमें समंक जो आपके आएंगे उसमें देख लेना आपको, जो जिन समंकों का उपयोग बाद में होगा उनके कॉलम या खाने जो पंक्तियों के बाद में ही बनाई जाएगी, और जो प्रमुख होगी उनको पहले व्यवस्थित कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप समझ जाओगे 9वें अध्याय के अंदर। ये 10 बिंदु हो गए हमारे। तो इन 10 बिंदुओं के बारे में स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, सब विद्यार्थी आगे अध्ययन करते हैं और 11वें बिंदु के बारे में। 11वां बिंदु क्या बताया गया है वो भी समझ लो। 10 बिंदु काफी है शायद आप पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 10 बिंदु लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, और आगे 11वें बिंदु के बारे में पढ़ेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराते रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। आगे बिंदु के 11वें बिंदु के बारे में अध्ययन करने के लिए तैयार रहें।